डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल स्टडी पॉइंट पर। हम लोग 12th क्लास की अकाउंटेंसी अपनी कंप्लीट कर रहे हैं। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हम लोग पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता बोलते हैं, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने कराया था आपको। उसका फॉर्मेट बताया था, याद करने का तरीका भी बताया था, साथ ही साथ वो पूरा तरीका मैंने समझाया भी था। उसका क्वेश्चन करना रह गया था, उस क्वेश्चन की आज चर्चा करते हैं। लेकिन पहले इसको थोड़ा सा याद कर लेते हैं, हमने करा क्या था। पहले या तो रट के लिख लो या समझ के लिख लो। हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? एसेट आती है, लाइबिलिटी आती है। बस अगर मैं कहूं मेरी एसेट बढ़ रही है तो मेरा फायदा है या नुकसान? मेरा फायदा है, तो मैं यहां फायदा इधर लिखता हूं, फायदा इधर, नुकसान इधर। बस ये ध्यान रखना, फायदा इधर और नुकसान इधर। ठीक, तो फायदा अगर एसेट बढ़ेगी फायदा होगा बाय इंक्रीज इन एसेट, ये होगा। साथ ही साथ मैं आपसे कह दूं कि अगर आपकी एसेट गिर जाए, डिक्रीज हो जाए, तो आपका फायदा होगा नुकसान? जी नुकसान हो जाएगा। टू डिक्रीज इन एसेट। भैया जो बच्चा कहे कि भैया ये घटने बढ़ने से फायदा नुकसान कैसे हो रहा है, तो ये मैंने पिछली वीडियो में आपको समझा रखा है। अगर किसी ने अब तक नहीं देखा, आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आपको पिछली वीडियो का लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ वहां मेरा नंबर भी दे रखा है और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का लिंक भी है। आप अगर उसको क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। तो मैं ख्याल से इसे रब कर देना चाहिए फायदा और नुकसान को, तो आपको शायद इस चीज का अंदाजा लग जाएगा। अब मैं बात करूं लाइबिलिटी। लाइबिलिटी ऐसी कोई लाइबिलिटी जो बढ़ गई। अगर आपकी दायित्व बढ़ गए, आपको पैसे किसी को कम देने थे, आप ज्यादा देने, आपका नुकसान हो गया, तो इधर लिखें टू इंक्रीज इन लाइबिलिटी। तो आपने कैसे करना है? ये करना है। और अगर लाइबिलिटी घट जाए, आपको किसी को पैसे देने थे, अब कम पैसे देने पड़ेंगे, तो आपका फायदा हो गया बाय डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो उस केस में आप इधर लिखने वाले हैं। अब एसेट और लाइबिलिटी के बारे में एक और चीज थी जिसके बारे में आपकी कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, ना तो पता था बढ़ेगी ना घटेगी, लेकिन उसके बारे में अंदाजा ही नहीं था। तो अगर ऐसी कोई एसेट जो पहले आपके रिकॉर्ड में नहीं थी पर अब आ गई है, मतलब आपका फायदा हुआ है, तो इधर लिखें बाय अनरिकॉर्डेड एसेट। और अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में आपको पहले से कोई अंदाजा नहीं था, मतलब पैसे देने नहीं थे और अचानक देने पड़ गए, तो आपका नुकसान हो गया। तो टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। साथ ही साथ इनकी बैलेंसिंग फिगर से अगर आपका प्रॉफिट आता है तो आपको प्रॉफिट किधर लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट हमेशा इधर लिखा जाता है, हमेशा ध्यान रखना। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट इधर आता है। और लॉस अगर आया तो लॉस किधर लिखा जाएगा? लॉस इधर लिखा जाएगा। बाय और टू का कंसेप्ट तो आपको मैंने 11th क्लास में बता ही दिया था। साथ ही साथ एक चीज ध्यान रखना, या तो आपका प्रॉफिट आएगा या फिर आपका लॉस आया, कोई एक चीज आएगी। ये चीज बताने वाली तो नहीं थी, लेकिन आपको फिर भी मैंने याद दिला दिया। तो अगर आपका प्रॉफिट या लॉस कोई भी एक चीज आती है तो आपको क्या करना है? इसको पुराने पार्टनर्स में, अगर पुराने पार्टनर्स जितने भी आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। और यहां पर भी यही हाल होने वाला है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आप लोगों से डिस्कस कर लिया था। अब अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अब भी कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। बेटा ये इलिस्ट्रेशन नंबर 40 है, जरा इसको नोट डाउन करें वो वीडियो को पॉज करके। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 40 का आगे का पार्ट है, ये आप इसको भी नोट करें। मैं फिर इसके बारे में आपको कराता हूँ। ये आपका इलिस्ट्रेशन नंबर 40 था और इलिस्ट्रेशन नंबर 40 के आगे का पार्ट है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करके दिखाएं। हाँ जी, तो इलिस्ट्रेशन नंबर 40 मुझे लगता है आपने नोट कर लिया होगा। बेटा इस इलिस्ट्रेशन को मैंने इसलिए लिया ही, बड़ा क्वेश्चन है पूरा, मैं बता दूं आपको, बड़ा क्वेश्चन है। आपको इसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट भी तैयार करनी है। पर मैं आपको इसमें केवल और केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट करके बताऊंगा। इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए उठाया कि बाकी रिवैल्यूएशन के क्वेश्चंस भी हैं आपकी बुक में, लेकिन बहुत छोटे छोटे हैं।
छोटे छोटे क्वेश्चंस करने में वो मजा नहीं जो बड़े क्वेश्चंस करो। बड़े क्वेश्चन कर लोगे तो छोटे तो अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, हमारे रिवीजन करने का जो एग्जाम की प्रैक्टिस करता हूं मैं, रिवीजन के टाइम पर क्लास में कराता हूं, अब तो खैर मैं ऑनलाइन भी करा दूंगा इस चीज को। तो उस टाइम की भी मेरे कुछ फंडे होते हैं, क्यों मेरा बच्चा सारा का सारा बच्चा पास हो जाता है, क्यों मेरे बच्चे टॉप करते हैं। इसकी कुछ चीजें होती है कि हम लोग रिवीजन के टाइम पर कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जो बच्चों को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो ये इसी तरीके की एक चीज है, उसका एक हिस्सा है कि बड़ी चीज करो तो छोटी तो अपने आप हो जाएगी। तो जरा इसको क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, स्वदेश एंड स्वराज आर पार्टनर, इक्वल पार्टनर है ये, और इनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी, लायबिलिटी और एसेट साइड। बहुत ध्यान से देखना, एक बात मैं बता दूं, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसकी एक एक चीज पढ़ लेना, उसके बाद ही उसको हाथ लगाना। कई बच्चे होते हैं एक्साइटमेंट में आकर, अरे ये तो मुझे आता है, फटाफट क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, पता चला उन्होंने ना तो एडजस्टमेंट पढ़ी और ना ही क्वेश्चन पूरा पढ़ा, और बाद में पता चला कि क्वेश्चन ही गलत कर दिया। ऐसी गलती आप लोग नहीं करने वाले। आप लोग सबसे पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे तसल्ली से, उसके बाद ही क्वेश्चन को हाथ लगाएंगे। पढ़ लेते हैं। लायबिलिटी में हमारे पास क्रेडिटर्स दे रखे हैं, बीपी दे रखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दे रखे हैं, कैपिटल दे रखी है स्वदेश और स्वराज की, साथ ही साथ एसेट साइड में कैश दे रखा है, कैश एट बैंक दे रखा है, डेटर्स माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मुझे लगता है आपको याद होगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होते थे बेटा। डेटर्स, आप जब किसी को माल बेचते हैं उधार तो उनसे पैसा मिलना होता है तो वो डेटर होते हैं, लेकिन उसमें कुछ लोग जो होते हैं पैसे ना देने में आनाकानी करते हैं, मतलब शक पैदा हो गया तो वो होता था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, और जब पैसा डूब गया तो होता था बैड डेट। डाउटफुल और बैड डेट में यही फर्क है। डाउटफुल मतलब अभी आपको शक है, पैसा मिल भी सकता है और पैसा नहीं भी मिल सकता है। कहने का मतलब, मैंने फोन किया, भाई साहब आपके पैसे आने थे, आपने दिए नहीं अभी तक। वो कहता मैं दे दूंगा 15 दिन में। फिर मैंने कहा 15 दिन फोन करके, भाई साहब अभी तक पैसे नहीं आए, 5 दिन में पेमेंट कर रहा हूं। मतलब मुझे रोज नई डेट देता था और ना तो पैसे दे रहा था और ना ही मना कर रहा था। इसे बोलते हैं डाउटफुल डेट्स। लेकिन बैड डेट का मतलब क्या हुआ, मैंने कहा भाई साहब पैसे चाहिए, कहता जो करना कर ले, मैं नहीं दे रहा, जो करना है कर ले, मैं नहीं दे रहा, साफ मना कर दिया। तब उस केस में क्या हो गया, वो बैड डेट हो गया। तो ये डेटर्स जो आपको 20,000 दे रखे हैं, इसमें प्रोविजन आपको माइनस कर रखे हैं 500 रुपए, मतलब 500 रुपए आपके डूब सकते हैं, डूबे नहीं है, डूब सकते हैं, इसलिए आपका प्रोविजन बनाया। ये एक लायबिलिटी होती है वैसे। ठीक है, साथ ही साथ डेटर लायबिलिटी नहीं है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लायबिलिटी है। स्टॉक आपका दे रखा है, फर्नीचर दे रखा है, मशीनरी दे रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। चलिए जी, संभव इज एडमिटेड एज पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। एक संभव नाम का बंदा एडमिट हुआ है। संभव क्या क्या दे रहा है, संभव को 1/5 शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, और 20,000 रुपए वो कैपिटल के लेकर आ रहा है, 5,000 उसका शेयर है गुडविल का, पूरे फर्म की नहीं है ये, उसका शेयर है, किसका, संभव का। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, गुडविल ब्रॉट इन बाय संभव विल बी विथड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। गुडविल कैश में है, बिल्कुल कैश में गुडविल है, लेकिन एक लाइन और कह दी कि स्वदेश और स्वराज जो ओल्ड पार्टनर्स है उन्होंने उसको विथड्रॉ कर लिया। ये शायद बताने वाली जरूरत नहीं है मुझे, मैंने ये चीज समझा रखी है कि अगर पुराने पार्टनर्स विथड्रॉ करना चाहे तो आपको एक तीसरी एंट्री और पास करनी होती है कैश में गुडविल जब आती है तब। थर्ड पॉइंट से हमारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट शुरू होता है, हम उसको पढ़ते हैं। अब क्या है, मैं एंट्रीज नहीं करवा रहा हूं, एंट्रीज आप खुद करेंगे, ये होमवर्क का पार्ट होगा। ठीक है, जो ये संभव लेकर आया 20,000 रुपए कैपिटल के और 5,000 रुपए गुडविल के, ये एंट्रीज आपको खुद करनी है। साथ ही साथ जो मतलब ओल्ड पार्टनर्स हैं गुडविल का पैसा विथड्रॉ किया, ये भी आप खुद ही करने वाले हैं, मैं केवल यहाँ रिवैल्यूएशन अकाउंट करूंगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। हमसे कहा कि 5% डेटर का हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखेंगे इसके बारे में। और क्या कहा, मशीनरी बी डेप्रिशिएटेड बाय 2,000 रुपए, मशीन घट गई 2,000 रुपए से, बाय लिखा है, बाय और टू में फर्क है, बाय 2,000 से 2,000 रुपए से कम हो गई है। जितनी भी मशीन थी 18,000 की, तो 2,000 रुपए से कम हो गई, तो अब कितने की मशीन रह गई, अब 16,000 रुपए की रह गई। तो जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो 16,000 रुपए से बनेगी, और जो 2,000 रुपए का डिफरेंस है वो रिवैल्यूएशन में आएगा। कैसे आएगा, अभी करते हैं इसको। इसके बाद का फर्नीचर बाय 12.5%, भैया फर्नीचर भी 12.5% से कम हो गया है। जितना भी फर्नीचर हो, फर्नीचर है हमारा 10,000 का, तो 1250 रुपए से कम हो गया फर्नीचर। ठीक है, तो स्टॉक हमारा अब वैल्यू हुआ है 23,000, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट
एट का मतलब और बाय का मतलब दोनों में फर्क है। एट मतलब इतनी वैल्यू हो गई है और बाय मतलब इतने से बदला हुआ है, ठीक है। तो स्टॉक हमारा 23,000 का हो गया। स्टॉक था कितने का? स्टॉक था हमारे पास 20,000 का, मतलब 3,000 रुपए से बढ़ गया। हमें 3,000 जो बड़ा है वो यहां लिखना है और 23,000 बैलेंस शीट में लिखना है। कैसे होगा अभी करेंगे उसको, पर फिलहाल आप रिवैल्यूएशन को फोकस करें। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी अप्रिशिएट हुई है 20% से, ये बढ़ा है आपका। इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए विच डिड नॉट अपीयर इन द बुक शुड बी रिकॉर्डेड, ये आपकी बुक्स में पहले थी नहीं, अब आइए सामने। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट होती है, तो आपकी क्या है, ये अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 8th पार्ट, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 भी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। बेटा इंश्योरेंस का जो खर्चा था ना वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है? जी बिल्कुल जाता है। पर मैंने प्रीपेड इंश्योरेंस आपको 11th क्लास में समझाया था कि प्रीपेड इंश्योरेंस आपका जो होता है वो बैलेंस शीट में जाता है। पिछली बार गलती से आपका कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस था, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को प्रीपेड इंश्योरेंस ही बोलते हैं। आपको कुछ प्रीपेड इंश्योरेंस था लेकिन आपने गलती से सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखे खत्म कर दिया। जिस बच्चे ने भी फाइनल अकाउंट कर रखे हैं 11th क्लास के उसको ये सब चीज आती होगी, और अगर किसी ने अभी तक फाइनल अकाउंट नहीं किए हैं, आपके पास अगर समय हो, समय है तो ही जाना, वरना नहीं। समय हो तो भैया हमारी 11th क्लास की क्लास भी देख लें आप वो वहां पे फाइनल अकाउंट के बारे में चीजें मिल जाएंगी। साथ ही साथ अगर कोई मेरठ क्षेत्र का बच्चा होगा तो मैं अपने बैच में हमेशा बच्चों को बोलता हूं कि अगर आप समय निकाल सकते तो मेरा 11th क्लास का भी बैच चलता है। जब भी फाइनल अकाउंट वहां होता है या जो भी आपको चैप्टर पढ़ना होता है फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको क्लास प्रोवाइड करा देता हूं, तो आपकी 12th क्लास पे फर्क ना पड़े। तो समय हो तो भैया देखना। खैर बाकी आपका कोई बड़ा भैया, छोटे भाई, जो भी है, मतलब उनसे एक बार मालूम कर लेना, वरना मुझसे पूछना चाहो मेरा नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें कहा आपसे 5,000 रुपए आपने पिछली बार डेबिट कर दिए थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो इस बार आपको प्रीपेड इंश्योरेंस में डालने हैं। तो बेटा क्या ये अनरिकॉर्डेड एसेट है कि नहीं है? प्रीपेड तो आपकी एसेट होती है और आउटस्टैंडिंग क्या होती है? लाइबिलिटी। तो आपका ये प्रीपेड जो था ये आपकी एसेट थी, लेकिन आपने इसे रिकॉर्ड नहीं किया था, आपने तो खर्चा मान के उसे खत्म कर दिया था। अब इसको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करना, तो अब आपकी अनरिकॉर्डेड एसेट है। लास्ट पॉइंट दे रखा है, अ बिल फॉर 5,000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस वाज ओमिटेड टू बी अकाउंटेड। भैया भूल गए एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना था आपको, किंतु परंतु आप भूल गए, अब आपके सामने अचानक आ गया वो, तो 5,000 का पेमेंट करना है कि नहीं करना है? तो आपकी लाइबिलिटी आ गई सामने। कौन सी लाइबिलिटी है? आउटस्टैंडिंग। लाइबिलिटी को आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, बिल का पेमेंट नहीं करा तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग बिल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जरा करते हैं हम, आप लोग थोड़ा सा मेरे साथ क्वेश्चन को कराने का प्रयास करें ठीक है। मैं इसको जरा रब कर दूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हिंदी में पुनर्मूल्यांकन खाता ही बोलते हैं। अगर कोई यूपी बोर्ड का बच्चा देख रहा हो तो वो उस हिसाब से लिख सकता है, लेकिन चाहे सीबीएसई का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे आईसीएसई का हो, भैया लिखने सबको आपको इंग्लिश में ही है, कुछ भी हिंदी में अलाउड नहीं है। यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में सिर्फ इतना सा फर्क है कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे इसको हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले और आईसीएसई बोर्ड वाले इंग्लिश में पढ़ते हैं। सिलेबस सबका सेम है, यूं कह दूं जरा मरा सा थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। पार्टनरशिप और कंपनी की बात कर रहा हूं, बाकी तो सिलेबस पूरा ही अलग है। चलिए जी, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 5% आपका डेटर्स पे बनाना था। बेटा डेटर कितने के थे? डेटर हमारे पास थे 20,000 रुपए के। 20,000 का 5% कितना बैठा? 20,000 का 5% बैठा 1,000 रुपए, 5%, ठीक है। पहले प्रोविजन कितना बना हुआ था? प्रोविजन पहले 500 रुपए का बना हुआ था, अब 1,000 रुपए का बनेगा, मतलब आपकी लाइबिलिटी बढ़ गई, कितने से? 500 रुपए से बढ़ गई। ध्यान रखना पहले से ही आपका प्रोविजन 500 रुपए बना हुआ था, हमसे क्वेश्चन में कहा है कि आपका प्रोविजन जो है 5% का हो गया है, 5% का डेटर्स के ऊपर। डेटर्स 20,000 के, उसका 5% 1,000 निकल के आया प्रोविजन। हमें क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है बैलेंस शीट के अंदर कि 500 का प्रोविजन पहले से था, हमारी लायबिलिटी बढ़ी है, तो बेटा जब लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है? तो नुकसान हुआ, तो इस साइड लिखेंगे 2
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने के हो गए? 500 रुपए के। क्यों? 1000 अब हो गए हैं, 500 पहले थे, 500 से इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आपका सेकंड पॉइंट आता है, मतलब अगला पॉइंट उसका, मशीनरी भी डेप्रिशिएटेड बाय 2000 रुपए। बेटा बैलेंस शीट जब बनाते तब सोचेंगे हमें यहां पर केवल कितने से बदलाव हुआ है, हमें केवल वो लेना है, ध्यान रखना कितने से बदलाव हुआ है। भैया हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। कितने से बदलाव हुआ है। अब कई बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश की कौन सी अच्छी है, पर इंग्लिश की फिर भी हिंदी से अच्छी है। तो मैं कह रहा हूं कितने से बदलाव हुआ, आपको वो लिखना है, कितना हो गया है वो नहीं लिखना है। ध्यान रखना कितने से हुआ है, डिफरेंस लिखना है हमें। तो हमें क्या कहा गया है कि मशीनरी आपकी 2000 रुपए से कम हो गई है, तो बिना देरी किए हम मशीन इस साइड लिखेंगे, क्योंकि मशीन कम हुई है तो हमारी एसेट होती है। जब एसेट होती है तो इस तरीके से इसको लिख के खत्म करते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, फर्नीचर 12.5% से कम हुआ है। जी फर्नीचर भी तो कम हुआ है, कितना हुआ है बात की बात है, पर लिख देते हैं यहां पर फर्नीचर। बेटा फर्नीचर 12.5% से आपका कम हुआ है, और फर्नीचर है कितना, फर्नीचर है 10,000 रुपए का, तो ये 1250 हो गया। कोई कैलकुलेट करने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं। इसके बाद हमारा अगला आता है, स्टॉक इज बी वैल्यूड एट 23,000 रुपए। स्टॉक 23,000 रुपए वैल्यू है, हमें नहीं पता बढ़ा है या घटा है। एक बार बैलेंस शीट पे नजर मारो, स्टॉक 20,000 का था, 23,000 हो गया है, मतलब बढ़ गया, तो इस साइड आएगा स्टॉक। बाय स्टॉक बढ़ा है ना, फायदा हुआ है। कितने से बढ़ा है जी? 3,000 रुपए से बढ़ा है, 3,000 रुपए आपने इधर डाल दिया। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%। बेटा बड़ा है, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग आपका बढ़ा है 20% से। जरा देखें, लैंड एंड बिल्डिंग थी कितने की? 73,500। 73,500 का 20% कितना? 14,700 बैठता है। 14,700 आपने यहां लिख दिया, 14,700 यहां पर लिख दिया है। ठीक है, तो अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है, अगला पॉइंट हमारा कहता है, कहां तक हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। हमारा अगला है इन्वेस्टमेंट वाला। इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपए की आपके पहले थी नहीं, अब है, तो भैया अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है ये, बाय इन्वेस्टमेंट। बेटा फॉर्मेट में लिखते थे अनरिकॉर्डेड, इंक्रीज डिक्रीज, यहां नहीं लिखना, सीधा नाम लिखें और क्वेश्चन को खत्म करें, कोई टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आती है या नहीं आती? किसी को अगर भैया अब भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट कर सकता है, कोई भी शर्माए ना इस बात को लेकर, क्योंकि अगर यहां नहीं सीखा तो फिर कहीं नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, ये बहुत धीरे करा रहा हूं, अगले क्वेश्चन इतने धीरे नहीं कराऊंगा। इसके बाद आपका अगला पॉइंट आता है, आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम व्हिच वाज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5,000 बी कैरी फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। ये आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, अनरिकॉर्डेड एसेट भी है। आप इसे प्रीपेड लिखना चाहे प्रीपेड लिख दें, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि जो वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज हुआ है आप वही वर्ड यूज करें, क्योंकि कॉपी चेक करते हैं एक्सपीरियंस्ड टीचर, जितने पुराने आपके सीबीएसई के होते हैं, पर उसमें एक आधा गधा भी होता है। मैं टीचर के बारे में भाई, मैं भी टीचर ही हूं, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन भाई कुछ नहीं कह सकते, कोई टीचर उल्टी सीधी चीज चेक कर ले। कई टीचर्स रटने वाले भी होते हैं, वो समझ लें कि मुझे नहीं पता प्रीपेड क्या होता है और एक्सपायर्ड क्या होता है, गलत कर दे तो फिर दिक्कत है, क्योंकि वो लोग कॉपी ऐसे चेक नहीं करते, उनको मिलते हैं सजेस्टेड आंसर सीबीएसई के, और उन आंसर्स को देखकर वो कॉपी चेक करते हैं। बात समझ में आती है? जितना वो अपना कॉमन सेंस लगा सकते हैं कॉमन सेंस लगाते हैं, और जब उनका कॉमन सेंस बंद हो जाए तो सजेस्टेड आंसर उठाते हैं और उसमें चेक करना शुरू कर देते हैं। तो बात थोड़ा ध्यान रखना। तो आपको जो इनके वर्ड ही यूज करने, अपने वर्ड दिमाग से मत डाल देना। तो यहां लिखना है अनरिकॉर्डेड एसेट है ना, तो बाय अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, सॉरी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस कितना है? अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 5,000 रुपए, आपने उसे भी डाल दिया जी, बिल्कुल डाल दिया। अगला पॉइंट क्या कहता है आपका, अगला पॉइंट कहता है जी आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस थे आपके 5,000 रुपए के, ये भी थे। तो बेटा आपकी लाइबिलिटी अनरिकॉर्डेड है कि नहीं? आउटस्टैंडिंग कौन से एक्सपेंस है? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितने के हैं ये? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपके 5,000 के हैं,
5000 आपने यहां लिखकर बात खत्म कर दी। कोई प्रॉब्लम? मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम। जितने भी पॉइंट्स हैं हमने सब क्लियर किए, सब कुछ कवर किया है। अब जरा खाता बंद करते हैं। खाता बंद करने के लिए क्या करना है, मैं पहले आलतू फालतू चीजें मिटा देता हूं। भैया पहला एक क्वेश्चन है ये, तो इसलिए मैंने इतनी चीजें लिखी थी। आपको अगर लिखनी हो तो याद रखने के लिए लिख लेना साइड में थोड़ा सा, जो मैंने अभी हिंदी में लिखा था। वीडियो को पीछे कर लें अगर किसी ने नहीं लिख पाया हो तो। जरा देखते हैं ये फिगर ज्यादा है कि ये फिगर ज्यादा है। बेटा वही ज्यादा लग रही है, 14,700 तो उसके अंदर है। तो वैसे अगर आपको अंदाजा ना मिले तो आप कैलकुलेट कर ले रफ में। ये सब 11th का पार्ट था, कोई भी नया पार्ट नहीं है। तो 3000 प्लस 14,700 प्लस 2000 प्लस 5000, 24,700 24,700 माइनस करें जरा इससे, -500 -2000 -1250 -5000, बेटा आया आपका 15,950। ये क्या है, प्रॉफिट है कि लॉस है? जी प्रॉफिट है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये कौन सा प्रॉफिट है? जो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बटेगा, पुराने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कितने थे? स्वदेश और स्वराज पुराने पार्टनर्स थे, स्वदेश और स्वराज, स्वदेश और स्वराज, ठीक है। और कितने इक्वल पार्टनर थे, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। इक्वल थे तो बराबर बराबर बांट दो। 7975 7975। पर फिर भी अगर किसी को बांटने ना आते हो तो रेशियोज में देख लेना भैया कैसे कैसे हमने किया, और साथ ही साथ हम फंडामेंटल से बांटने का तरीका सीखते आए हैं, कोई नई चीज ये नहीं है। तो इस तरीके से आपका रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। अब मैं फ्रॉम ये इलिस्ट्रेशन नंबर ऑफ इलिस्ट्रेशन 40 था, कोई भैया अगर कंफ्यूज हो तो बता दूं, टीएस ग्रेवाल का इलिस्ट्रेशन नंबर 40 था ये। आप लोग एक बात ध्यान रखना अब आगे से, कि किसी भी प्रकार के रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन आंसर इसी तरीके से निकलने वाला, चाहे आपका प्रॉफिट आए चाहे आपका लॉस है, और इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। मैंने केवल अभी तक रिवैल्यूएशन समझाया है। कोई भी बच्चा ये ना कहे सर पार्टनर अकाउंट कैसे बनता है या आपका बैलेंस शीट कैसे बनती है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट मैंने फंडामेंटल में समझाया था, यहां पर मैं लिखवाऊंगा नहीं दोबारा, यहां केवल आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। अगर किसी बच्चे ने वो क्लास नहीं देखी है तो एक बार दोबारा देख ले। और मैं तो यही इस तरीके से क्लास बना रहा हूं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स क्लास लगातार देख रहे हैं। वहां से फॉर्मेट आप वहां वाली वीडियो देखें, मैंने पूरी क्लास लगाई है, उसके अंदर आप उसे निकाल लें और जितना भी फॉर्मेट लिखवाया था वो सारा का सारा फॉर्मेट आप समझें। मैं यहां केवल फॉर्मेट समझा के क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा फॉर्मेट में। बात समझ में आती है? इसके साथ साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और देता हूं होमवर्क में, और बाकी इलिस्ट्रेशंस के क्वेश्चंस लिखवा देता हूं, बाकी अनसॉल्व आप तो कर ही लोगे, ठीक है। मैं इसलिए लिखवाता हूं बेटा इलिस्ट्रेशन क्वेश्चन, जिनके पास बुक है वो भी यहीं से देखा करें, वरना आप आंसर देख लेंगे तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी माय डियर, ठीक है ना। तो जरा करते हैं इसको। बेटा एक इलिस्ट्रेशन नंबर 42 है ये, मेरे ख्याल से ये समझ में आ रहा होगा आपको, थोड़ा देख लेना। और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, इसमें 6th पॉइंट जो है ना आपका लास्ट वाला, ये लास्ट वाला 6th पॉइंट, इसको थोड़ा छोड़ देना अभी, क्योंकि ये मेमोरेंडम क्वेश्चन है, मेमोरेंडम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, इसको छोड़ दें आप अभी। फिलहाल जैसा मैंने आपको रिवैल्यूएशन समझाया आप वैसा ही रिवैल्यूएशन करें। और अगर जैसे कि मतलब ये हो जाएगा कंप्लीट, तो उसके बाद क्या करूंगा मैं आपको इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका ही बता दूंगा, मतलब कैसे कैसे हमारा रिवैल्यूएशन होता है। मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, ठीक है। पहले आप उसको रिवैल्यूएशन को सिंपल वाले तरीके से करने वाले हैं। इसके साथ साथ बेटा ये एक इलिस्ट्रेशन नंबर 14 भी है, इसको भी करें जरा। ये इलिस्ट्रेशन नंबर 14 है, आई थिंक अब आ रहा होगा, ठीक है। इसको जरा वीडियो को पॉज करके जरा इसको भी नोट करें, ये भी रिवैल्यूएशन का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इलिस्ट्रेशन नंबर 49, एक बार इसे आप नोट कर लें। और एक चीज़ और बता दूं, इस क्वेश्चन में आपको एक बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखा देता हूं, लेकिन आपको एक कॉपी नहीं करना है, पहले खुद तैयार करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, मतलब पहले वाली बैलेंस शीट, ठीक है।
वो बैलेंस शीट की आपको कुछ हिंट दे रखे हैं, उसके बेस पे आप पहले से वर्किंग नोट में बैलेंस शीट बनाएंगे और उसके बाद ही आप रिवैल्यूएशन का आंसर कर पाएंगे। इस टाइप से आंसर आएगा इसका, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा इसको, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बताइएगा, मैं समझाऊंगा फिर इसको, ठीक है। इसके साथ साथ इलिस्ट्रेशन नंबर 50 ये कराना थोड़ा ज़रूरी था, ज़रा आधा आधा करे करें, थोड़ा बड़ा है, इसको ज़रा पॉज करके लिख लेना, फिर इसको, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन कराता हूँ मैं अभी आपको। एक ही इलिस्ट्रेशन नंबर 51 है, ज़रा इसको नोट करें आप, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन वैसे आएगा नहीं, थोड़ा कम हो जाएगा, ब्लर हो जाएगा, पर आप थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। पहले बैलेंस शीट नोट कर लें और फिर इसकी एडजस्टमेंट्स नोट करें, ठीक है। हाँ जी, तो भैया इलिस्ट्रेशन जितने भी मेरे पास थे मैंने सभी आपको दिए हैं, और ये क्वेश्चंस मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फिर आपको बैलेंस शीट भैया तैयार करनी है, नई वाली बैलेंस शीट। ये जो कुछ इसमें कुछ क्वेश्चन तो केवल रिवैल्यूएशन के थे, वो आप रिवैल्यूएशन कर पाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें तीनों चीज बनानी है। मैं हो सकता है इन क्वेश्चंस पर दोबारा हूं, ध्यान रखिएगा मेरी बात। फिलहाल केवल दिमाग में इतना फोकस रहना चाहिए आपका कि पूरी तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो, रुके ना प्रैक्टिस। साथ ही साथ भैया कुछ ऑनलाइन बुक्स भी मिल रही हैं, आप ऑनलाइन बुक्स भी मंगवा सकते हैं, क्योंकि अब हम लोग काफी आगे तक आ चुके हैं। जैसे कि मैंने अभी रिवैल्यूएशन पढ़ाया, मैं अगली क्लास में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कराऊंगा, उसके बाद आपको बैलेंस शीट मतलब एक बड़ा क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सॉरी रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों कराऊंगा। इसके बाद प्रैक्टिस का काम है, ध्यान रखना, क्योंकि कई अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस हैं जिसमें अलग अलग ट्रेंड में अलग अलग सिचुएशंस फंसती हैं, मुझे वो कराने हैं। तो ध्यान रखिए, मेरे पास तो बुक है और मैं उसी हिसाब से करा पाऊंगा, मेरे अपने नोट्स हैं, तो मुझे पता है कि हमारी पूरी अकाउंटेंसी में क्या क्या पॉइंट्स दिक्कत करते हैं, तो मैं वो तो यहाँ कराता चला जाऊंगा, पर वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर तभी होंगे जब आपके पास बुक्स होंगी। तो अगर किसी के पास अब तक बुक नहीं है, मैंने आज तक नहीं बोला बुक के लिए कि कोई बात नहीं बुक नहीं है तो मैं क्वेश्चंस दे दूंगा आपको, पर इसके बाद क्वेश्चंस देना थोड़ा सा दिक्कत कर जाएगा, तो भैया बुक कहीं ना कहीं से अरेंज कर लीजिए, सेकंड हैंड ले लीजिए, अपने स्कूल में बात करिए कौन सा आपके पब्लिशर लगाए, मुझे किसी पब्लिशर से कोई आपत्ति नहीं है, कोई सा पब्लिशर आप लगाएं। वैसे ज्यादातर टीएस ग्रेवाल और चतुर्वेदी की बुक चलती है, पर फिर भी अगर आप बात करें तो अगर आपके स्कूल के टीचर ने कोई और सी लगवाई है तो निश्चिंत होकर आप उसे खरीदें और उसी से क्वेश्चन सॉल्व करें। सबके क्वेश्चन सेम होते हैं, बस नाम और वगैरह थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं, बाकी सब सेम होता है। नहीं मिलती है तो बेटा एनसीईआरटी उठाएं और उसकी तैयारी करें, टीएस ग्रेवाल वगैरह के आप पीडीएफ ले लें, कुछ ना कुछ करके क्वेश्चंस तो आपको उठाने पड़ेंगे, वरना मजा नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो भैया अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो के बारे में पता चल जाए। साथ ही साथ अगर कोई गलती रही हो तो माफी चाहता हूं उसके लिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।